अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो एलिजाबेथन एथ से रिलेटेड है, जिसमें हम एक मोस्ट फेमस इंग्लिश राइटर क्रिस्टोफर मार्लो के एक वर्क डॉक्टर फॉस्टर्स को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो टिल नाउ। इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ में एक ना एक दफ़ा इस नावल को लाजमी पढ़ा होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके करेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल मेजर और माइनर करेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास डॉक्टर फॉस्टर्स का, जो कि बेसिकली एक स्कॉलर थे, बट ओवरडोज ऑफ नॉलेज की वजह से वो बाद में मैजिशियन में कन्वर्ट हो गए थे। सेकंड करेक्टर हमारे पास वेगनार का है। वेगनार जो है वो डॉक्टर फॉस्टर्स का असिस्टेंट था, और उसके बाद यानी कि डॉक्टर फॉस्टर्स की डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी जो थी वो वेगनार को मिल गई थी। देन हमारे पास वेल्डिस एंड कॉर्नेलियस हैं। ये वो फ्रेंड्स हैं डॉक्टर फॉस्टर्स के जिन्होंने इसको मैजिक सिखाया था, यानी जिन्होंने इनको ब्लैक मैजिक में ट्रेनिंग दी थी। देन हमारे पास तीन मोस्ट फेमस करेक्टर हैं, वो हैं ल्यूसीफर, मेफिस्टोफिलीस एंड बेल्जेबब। ये बेसिकली इविल एंजल्स हैं, सेटन है। ल्यूसीफर जो है वो लीडर ऑफ द सेटन है, जिससे फॉस्टर्स अपनी सोल सेल कर देता है। देन उसका असिस्टेंट है हमारे पास मेफिस्टोफिलीस, ये ल्यूसीफर का असिस्टेंट है और फॉस्टर्स का अटेंडेंट स्पिरिट भी है। और देन हमारे पास बेल्जेबब आ जाता है, जो ल्यूसीफर का ही कंपेनियन है। देन हमारे पास कुछ किंग्स हैं, कुछ एम्पायरर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एम्पायर ऑफ जर्मनी है, देन हमारे पास ड्यूक ऑफ वेन हॉल्ट है, एंड देन डचेस ऑफ वेन हॉल्ट है। ठीक है, ड्यूक ऑफ वेन हॉल्ट के साथ भी इंटरेक्शन हुआ है डॉक्टर फॉस्टर्स का, जहां पर उसके कोर्ट में कुछ इवेंट्स परफॉर्म किए थे डॉक्टर फॉस्टर्स ने। और डचेस ऑफ वेन हॉल्ट के साथ भी एक प्रॉपर फेस्टिवल में एंट्री की डॉक्टर फॉस्टर्स ने, जहां पर उसको ग्रेप्स प्रेजेंट किए थे आउट ऑफ द सीजन जाकर। देन हमारे पास एक करेक्टर क्लाउन का है। क्लाउन बेसिकली वो कॉमेडियन है जो मल्टीपल पैरोडीज परफॉर्म करता है। देन हमारे पास अलेक्जेंडर का करेक्टर है, जो फेमस मैकेडोनियन कंकरर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एवरीबडी नोज दैट। देन हमारे पास हेलेन का करेक्टर है। हेलेन को कौन नहीं जानता, शी वाज अ ग्रीक ब्यूटी, जिसकी वजह से वॉर ऑफ ट्रॉय लड़ी गई थी बिटवीन द ग्रीक्स एंड द ट्रोजन फोर्स। देन हमारे पास रॉबिन का करेक्टर है, जो कि हॉर्स केयर टेकर था, जिसने डॉक्टर फॉस्टर्स की बुक को चुराया और ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की थी। देन हमारे पास राल्फ का करेक्टर है। ये रॉबिन और रॉल्फ जो है ना, इन दोनों ने ही डॉक्टर फॉस्टर्स के मैजिक को कॉपी करने की कोशिश की थी। देन हमारे पास एक और माइनर करेक्टर है विंटनर। विंटनर जो है वो वाइन सेलर था, जो विक्टिम बना था रॉबिन और रॉल्फ के ब्लैक मैजिक का। देन हमारे पास एक हॉर्स कोर्स है, बेसिकली ये एक हॉर्स डीलर है जिसे डॉक्टर फॉस्टर्स ने चीट किया था। देन हमारे पास एक ओल्ड मैन का करेक्टर आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है, क्यों? क्योंकि बेसिकली ये करेक्टर जो है ना, ये उसका एक इंटरनल इंस्टिंक्ट था डॉक्टर फॉस्टर्स का, यानी कि उसका अपना ज़मीर था जो उसको बार बार वार्न कर रहा था कि खुद को गॉड के सामने सरेंडर कर दो, अपोलोजाइज कर लो, रिग्रेट करो। लेकिन डॉक्टर फॉस्टर जो है वो टिल एंड ऑफ द स्टोरी रिपेंट नहीं कर सका था। क्यों? क्योंकि वो डर रहा था किससे? सेटन से। देन हमारे पास एंजल्स आ जाते हैं, गुड एंजल्स हैं जो डॉक्टर फॉस्टर्स को बार बार एडवाइस करते हैं कि रिपेंट कर लो, और कुछ एविल एंजल्स हैं जो डॉक्टर फॉस्टर्स को बार बार कहते हैं कि तुम रिपेंट नहीं करोगे। ठीक है, देन हमारे पास 7 डेडली सिंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो हम इन द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास बेलियोल एंड बेलकर का करेक्टर है। बेसिकली ये भी कुछ मिस्चीवियस स्पिरिट्स थी जिन्हें वेगनार ने चीट किया था। ठीक है, देन हमारे पास कोरस का करेक्टर है। कोरस जो है बेसिकली वो एक अननेम्ड करेक्टर है, ठीक है, और एक मॉरल कमेंटेटर है, जो कहीं ना कहीं स्टोरी के बीच में बार बार एंट्री करता है और डिफरेंट बातों के ऊपर अपना ओपिनियन देता है। देन हमारे पास नाइट्स का एक करेक्टर है जो डॉक्टर फॉस्टर्स को हर्ट करता है। ठीक है, और एक लास्ट करेक्टर है पोप एड्रियन का। पोप एड्रियन जो है ना, वो कहीं ना कहीं अब्यूज का निशाना बनता है बाय द डॉक्टर फॉस्टर्स। सो इट वाज ऑल अबाउट द करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। अब हम यहाँ से अपनी समरी के ऊपर बात करेंगे, द प्लॉट ऑफ द नॉवल डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। बेसिकली डॉक्टर फॉस्टर्स जो है, अगर हम इस नॉवल की सेटिंग की बात करें तो ये वाइटनबर्ग जर्मनी की सेटिंग यहाँ पे दिखाई गई है। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो बहुत एक्सपर्ट थे मेडिसिन में, लॉ में, थियोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में। ही वॉज ऑन पीक। उनके पास हर सब्जेक्ट की नॉलेज थी, उनके पास हर टाइप का नॉलेज अवेलेबल था। बट फिर उन्होंने एक पॉइंट पे आके सीखा कि भाई अब मैं और क्या करूं, मैं हर सब्जेक्ट की नॉलेज ले चुका हूं, मुझे सब कुछ आ गया है, अब अगर कुछ रह गया है करना तो वो सिर्फ नेक्रोमेंसी है, वो सिर्फ ब्लैक मैजिक है। यहाँ पर आप लोग अपने माइंड में ये बात रख लीजिएगा कि बेसिकली स्टडी ऑफ ब्लैक मैजिक को हम लोग नेक्रोमेंसी कहते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर फॉस्टर जो है ना, वो वेगनार से पूछता है कि भाई मैं ब्लैक मैजिक कहाँ से सीख सकता हूँ। देन डॉक्टर फॉस्टर्स मिलता है वेल्डीज और कॉर्नेलियस से वेगनार के थ्रू।
और उसके बाद वो उनको कहता है कि भाई मैंने ना नेक्रोमेंसी सीखनी है। ठीक है, वो कहते हैं चलो ठीक है तुम सीख लो। और उसके बाद वो जो है वो ब्लैक मैजिक की नॉलेज सारी की सारी ना ले लेता है। अब उसके सामने एक सिचुएशन आती है कि जहां पर उसके सामने एक व्हाइट और एक ब्लैक यानी कि एक गुड और एक बैड एंजल अपीयर होते हैं। ठीक है, गुड एंजल उसको कहता है कि तुम्हें ब्लैक मैजिक से दूर रहना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हें एंड में नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इविल एंजल कंट्राडिक्टरी रिमार्क्स देता है, वो कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें ब्लैक मैजिक जरूर परफॉर्म करना चाहिए। वो उसको फोर्स करता है, उसको इंस्टिगेट करता है, उसको उकसाता है कि ब्लैक मैजिक से तुम्हें एंड में बहुत कुछ मिलेगा, तो तुम्हें यकीनन नेक्रोमेंसी की टेक्निक सीखनी चाहिए। जहां तुमने इतने सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज हासिल की है, जहां तुम्हें इतना कुछ सीखा है, और नेक्रोमेंसी से तुम क्यों महरूम रह रहे हो, तुम्हें वो भी सीखनी चाहिए। अब यहाँ पर वो नेक्रोमेंसी की सारी नॉलेज तो ले लेता है, वो सीख जाता है ब्लैक मैजिक करना। लेकिन अब आता है क्लाइमेक्स, द मेन पॉइंट, जब फॉस्टर्स की मुलाकात होती है मेफिस्टोफिलीस के साथ यानी कि ल्यूसीफर के असिस्टेंट के साथ, और वो कहता है कि अब तुम मेरा हुक्म मानोगे, अब तुम मेरी कमांड फॉलो करोगे। लेकिन मेफिस्टोफिलीस कहता है क्यों, मैं तो ल्यूसीफर का असिस्टेंट हूँ, मैं तुम्हारी कमांड को फॉलो नहीं कर सकता, मैं तो ल्यूसीफर की कमांड को फॉलो करूंगा। अब फॉस्टस कहता है कि भाई मैं ना तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। मेफिस्टोफिलीस कहता है क्या, तो फॉस्टस कहता है कि तुम जाके मेरा ये मैसेज दो कि अगर वो तुम्हें यानी कि ल्यूसीफर मेफिस्टोफिलीस को डॉक्टर फॉस्टस को दे दे, और इसके बदले 24 ईयर्स के बाद वो अपनी सोल ल्यूसीफर को दे देगा। यानी कि डॉक्टर फॉस्टस ये ऑफर कर रहा है कि मेफिस्टोफिलीस 24 ईयर्स तक उसे सर्व करे, और इसके बदले में 24 ईयर्स गुजर जाने के बाद डॉक्टर फॉस्टस की जो सोल है वो लूसीफर के हवाले कर दी जाएगी। और वो कहते हैं मैं अपनी मर्जी से अपनी सोल हैंड ओवर कर दूंगा लूसीफर को, और इसके बदले तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कमांड को फुलफिल करना पड़ेगा, जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम वही करोगे, यू विल फॉलो माई ऑर्डर्स। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि एक अच्छे एंजल्स और बुरे एंजल्स उसके सामने आते हैं, यानी कि गुड एंजल्स आके उसको बार बार कहते हैं कि तुम रुक जाओ, अभी भी वक्त है, तुम रिपेंट कर लो, ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और जो इविल एंजल्स है वो बार बार उसको कहते हैं कि भाई जहां तुमने इतना कुछ सीखा है वहां तुम्हें ब्लैक मैजिक भी सीखना चाहिए, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है रिपेंट करने की। अब मेफिस्टोफिलीस उसके पास आता है और डॉक्टर फॉस्टर से कहता है कि भाई ठीक है, ल्यूसीफर ने कहा है कि वो तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट करता है, और अब तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि भाई अब तुम 24 ईयर्स तक मेरी सर्विसेज लोगे। ठीक है, यानी कि मेफिस्टोफिलीस जो है वो तुम्हारा असिस्टेंट बनेगा, और इसके बदले 24 ईयर्स गुजर जाने के बाद तुम्हारी जो सोल है वो किसके हवाले कर दी जाएगी, लूसीफर के। और मेफिस्टोफिलीस कहता है कि तुम्हें ये एग्रीमेंट अपने ब्लड से साइन करना पड़ेगा, तो लूसीफर कहता है कि भाई ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे कि तुम्हें मेफिस्टोफिलीस ने कहा है करने के लिए। ठीक है, अब डॉक्टर फोस्टर्स जो है वो अपने ब्लड से एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो ब्लड है वो जम जाता है, यानी कि बर्फ बन जाता है। अब उसका ब्लड बिल्कुल फ्रोजन है। अब ऐसे में क्या करता है मेफिस्टोफिलीस, वो कुछ गर्म कोयले लाता है, कुछ हॉट कोल लाता है, और उसके ब्लड को पिघलाता है, मेल्ट करता है। और जब उसका ब्लड मेल्ट हो जाता है तो ऐसे में वो एग्रीमेंट पे साइन करवा लेता है डॉक्टर फोस्टर्स से कि भाई अब 24 ईयर्स तक मैं तुम्हें सर्व करूंगा। मेफिस्टोफिलीस कहता है और उसके बाद जो है तुम लूसीफर के हवाले कर दिए जाओगे। अब मेफिस्टोफिलीस जो है वो किसका असिस्टेंट बन चुका है, डॉक्टर फोस्टर्स का, वो उसका अटेंडेंट बन चुका है। यानी कि अब डॉक्टर फोस्टर्स जो भी कमांड करेगा मेफिस्टोफिलीस इज बाउंड टू ओबे। इस दौरान ये होता है, अब 24 साल का अरसा शुरू हो चुका है, और मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि गुड एंजल्स उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम रिपेंट कर लो, अभी भी वक्त है, तुम खुद को गॉड के आगे सरेंडर कर दो और अपना ये ब्लैक मैजिक और ये जो इविल एक्ट है इसको क्विट कर दो। एक पॉइंट पे तो ऐसा होता है कि वो इरादा कर लेता है कि ठीक है मैं स्टेप बैक कर लेता हूँ नेक्रोमेंसी से, मैं छोड़ देता हूँ नेक्रोमेंसी। लेकिन अचानक से लूसीफर आ जाता है। लूसीफर कहता है कि अगर तुम ब्लैक मैजिक छोड़ोगे, अगर तुम गॉड का नाम लोगे, अगर तुम जीसस क्राइस्ट को याद करोगे, तो तुम याद रखना तुम्हें मैं मार दूंगा, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर लूसीफर जो है वो उसको थ्रेट कर रहा है। और अगर तो डॉक्टर फोस्टस विलिंगली अपने आप को गॉड के सामने सरेंडर करना चाह रहा होता तो वो यहाँ पे लूसीफर से डरता ना, यहाँ पे वो उसके थ्रेट को एक्सेप्ट ना करता, वो उसके सामने यहाँ पे सरेंडर ना करता। लेकिन डॉक्टर फोस्टस कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं गॉड के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, मैं तो अपने एग्रीमेंट पे आज भी कायम हूँ जो मैंने अपने ब्लड से साइन किया था। और अब 24 ईयर्स का टाइम तेजी से गुजर रहा होता है। मेफिस्टोफिलीस जो है वो इस दौरान डॉक्टर फोस्टस को वर्ल्ड टूर पर लेके जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले रोम जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर फोस्टस जो है वो पोप एड्रियन को बहुत ज्यादा तंग करता है, बहुत टीज करता है, उसको इरिटेट करता है। अब डॉक्टर फोस्टस बहुत फेमस हो गया था, उसे सब लोग जानने लग गए थे, जिस तरीके की वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा था वो बहुत प्रोमिनेंट हो गया था उस टाइम पर। तो जो जर्मनी का एम्पायर होता है, जर्मनी का किंग होता है चार्ल्स फिफ्थ ऑफ स्पेन, वो इसको इन्वाइट करता है। लेकिन वहाँ के जो नाइट्स हैं वो डॉक्टर फोस्टस के ब्लैक मैजिक को बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर फोस्टस जो है वो सामने वाले बंदे को टीज करता है, उसको ह्यूमिलेट करता है, और डॉक्टर फोस्टस एक एंगर स्टेट में रहने लगा था। उसका जो एक पर्सनैलिटी है, उसका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा हार्श हो गया था। तो ऐसे में उसने एक नाइट के यानी कि जो दरबारी होते हैं वहां पर मौजूद थे
चार्ल्स फिफ्थ ऑफ स्पेन के दरबार में एक नाइट के हेड पर सींग उगा दिए थे। तो ऐसे में सब उससे नफरत करने लग जाते हैं। देन डॉक्टर फोस्टर्स की मुलाकात एक घोड़े बेचने वाले कारोबारी से होती है, एक हॉर्स डीलर से होती है। उसको भी डॉक्टर फोस्टर्स बहुत परेशान करता है। इसके बाद वैगनार बताता है डॉक्टर फोस्टर्स को कि ड्यूक ऑफ वेन हॉल्ट ने भी उसको इनवाइट किया है, क्योंकि वहाँ की जो क्वीन है, जो डचेस हैं, वो ग्रेप्स खाना चाहती हैं और अभी सर्दियों में ना ग्रेप्स का मौसम नहीं है। तो ऐसे में अब क्योंकि ग्रेप्स पॉसिबल नहीं है लाना, तो ऐसे में वो चाहती है कि डॉक्टर फोस्टर्स को बुलाओ और वो अपने मैजिक के थ्रू मेरे सामने अंगूर पेश कर सके, ग्रेप्स पेश कर सके। और डॉक्टर फॉस्टर सक्सेसफुली ये कर भी लेता है। तो ऐसे में उसको अप्रिसिएशन मिलती है क्वीन की तरफ से और वो बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो एक सेल्फ लवर टाइप का इंसान बन चुका है। जब उसको अप्रिसिएशन मिलती है अपने इस छोटे छोटे मिस्चीवियस एक्ट्स की वजह से, तो ये उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशी देते हैं। एक इंटरनल हैप्पीनेस, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन वो फील करता है। अब जो 24 ईयर्स का टाइम है वो तेजी से गुजर रहा है और कहीं ना कहीं अब आखिरी वक्त आने वाला है। अब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी वैगनार को हैंड ओवर कर देता है जब उसको पता चलता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब है। और वो सोचता है कि कहीं मुझे रिपेंट कर लेना चाहिए या नहीं। अब ऐसे में उसके कुछ फ्रेंड उसको सजेशन देते हैं कि तुम एक दफा मरने से पहले हेलेन ऑफ ग्रीस को क्यों नहीं देखते, जिसको ग्रीक ब्यूटी कहा जाता है, जिसकी वजह से वॉर ऑफ ट्रॉय लड़ी गई थी। तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं ये भी एक दफा एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि एक ओल्ड मैन बार बार उसके पास आता है, उसको कहता है कि तुम रिपेंट कर लो। और डॉक्टर फोस्टर्स एग्री, वो कुछ टाइम तक तो एग्री हो जाता है कि भाई मैं कर लेता हूँ रिपेंट। लेकिन मेफिस्टोफेलिस उसके पास आता है और वो कहता है कि अगर तुमने रिपेंट किया तो तुम मार दिए जाओगे, यू वुड बी किल्ड। डॉक्टर फोस्टर्स कहता है नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल रिपेंट नहीं कर रहा, मैं करूंगा ही क्यों रिपेंट, मैंने तो एग्रीमेंट किया लूसीफर के साथ। ये फुलिश ओल्ड मैन है जो बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है अपने सेटिन के पाथ से। देन डॉक्टर फोस्टर्स कहता है मेफिस्टोफेलिस को कि तुम हेलेन को मेरे सामने प्रेजेंट कर दो। और ऐसा ही करता है मेफिस्टोफेलिस, वो उसकी कमांड को फुलफिल करता है और वो जो इविल अटेंडेंट है वो हेलेन को उसके सामने प्रेजेंट कर देता है। और इस तरीके से वक्त गुजर रहा है और अब इट्स ओवर, टाइम खत्म हो गया, 24 ईयर्स हैज कंप्लीटेड। और अब ऐसा होता है कि वो कहता है कि मैं रिपेंट कर लेता हूँ, लेकिन अभी भी वो डर रहा है किससे? लूसीफर से। ही इज अफ्रेड ऑफ द सेटन, ही इज अफ्रेड ऑफ द लूसीफर। वो बिलीव नहीं करता गॉड पे कि भाई अगर मैं रिपेंट कर लूंगा तो गॉड मुझे बचा लेगा लूसीफर से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी भी एक बुराई है, वो अभी तरीके से कंप्लीटली चेंज नहीं हो कर सक रहा, खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सक रहा इविल से बैड में। खैर, इसके बाद यहाँ पे ये नॉवल खत्म हो जाता है। डॉक्टर फोस्टर्स जो है वो जा रहा है लूसीफर के साथ। 24 ईयर्स एंड हो चुके हैं, अब उसका आखिरी घंटा चल रहा है जहाँ पे डॉक्टर फोस्टर्स जो है वो कहता है कि मेरी सारी किताबें जला दो ब्लैक मैजिक की, ताकि मेरे अलावा ये बुरा एक्ट फ्यूचर में कोई परफॉर्म ना कर सके, इस नॉलेज का कोई मिस यूज ना कर सके। और उसके बाद लूसीफर उसको अपने साथ ले जाता है और उसको हमेशा के लिए हेल में छोड़ देता है, जहां पर वो अपनी आगे की सारी जिंदगी गुजारता है। उसको परमानेंटली कंटेम कर दिया जाता है, उसको परमानेंटली डिटेन कर दिया जाता है हेल में। और यहाँ पे हमारा ये नॉवल खत्म हो जाता है। अब हम 7 डेडली सिंस की बात करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस नॉवल का। ये पहला हमारे पास है एनवी। एनवी बेसिकली है जेलेसी, यानी कि जब आप किसी से जेलस होते हो, जब कोई आपसे बेहतर पोजीशन पे है, कोई आपसे सुपीरियर है, कोई आपसे ज्यादा बेहतर जगह होल्ड करता है, कोई अथॉरिटी होल्डर है और आप उसके सामने थोड़ा सा कमतर हो, तो ऐसे में आप उससे जलने लग जाते हो। आप उसकी उस पोजीशन को अचीव करना चाहते हो बाय हुक और बाय क्रुक। आप ये नहीं देखते कि आप किस तरीके के रास्ते यूज कर रहे हो, आप ये नहीं देखते कि आप कैसे एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, बट आप उसको गिराने के लिए, उसकी उस पोजीशन को अचीव करने के लिए मल्टीपल मिस्चीवियस एंड रॉन्ग एंड इविल एक्ट परफॉर्म कर बैठते हो। इसको बोलते हैं एनवी। देन सेकंड हमारे पास है प्राइड। प्राइड जो है ना, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गॉड। जैसे कि हम सबको पता है कि प्राइड जो है, जब इंसान किसी चीज को अचीव करता है और वो ओवर प्राउड हो जाता है, तो ऐसे में उसका फॉल स्टार्ट होता है। देन जो थर्ड है हमारे पास है वो है रेथ। अब डॉक्टर फोस्टर्स जो है ना, वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, वो बहुत गुस्से वाला हो गया था, बहुत नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई थी। ब्लैक मैजिक सीखने के बाद, इतना कुछ अचीव करने के बाद, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करने के बाद वो गुस्से में रहता था, वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो खुश नहीं था। उसकी पर्सनैलिटी एक नेगेटिविटी का सेंटर बन चुकी थी। देन हमारे पास आता है लेचरी। लेचरी का मतलब होता है सेक्सुअल एक्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना, यानी कि एक टाइप का ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप्स। देन हमारे पास आता है ग्लूटनी। ग्लूटनी का मतलब होता है ओवर ईटिंग एंड ओवर ड्रिंकिंग। अब ऐसे में ना डॉक्टर फोस्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, वो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाता था जो उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं थी। तो ये ओवर ईटिंग और ओवर ड्रिंकिंग की वजह से उसकी हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई थी। देन हमारे पास है स्लॉथ। अब जो स्लॉथ है बेसिकली वो एक टाइप का प्रोक्रेस्टिनेशन है, जहां पर लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड कर रहा था, वो सारा दिन सोता रहता था, कोई एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसकी लाइफ में कोई मोटिवेशन, कोई एनर्जी, कोई एंथुसियाज्म बाकी रह ही नहीं गया था। वो बहुत लेजी हो गया था, बहुत इनएक्टिव हो गया था। देन हमारे पास कोफ्टसनेस है, जहां पर वो एक टाइप का कॉन्सेप्ट है कि इंटेंस डिजायर फॉर समथिंग, यानी कि वो कुछ ऐसी चीजों की डिजायर कर लेता था जो उसके लिए अनहेल्दी थी, जो उसके लिए ठीक नहीं थी। वो बेसिकली ना डिससेटिस्फाइड था अपनी लाइफ से, अपनी पोजीशन से वो खुश नहीं था। तो ये थे 7 डेडली सिंस और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस
स्टोरी का। देन हमारे पास आ जाते हैं थीम्स। जो पहला है वो है गुड एंड इविल। ऑब्वियसली ये जो नॉवल है, ये जो स्टोरी है, ये बेस्ड इसी बात पे है कि हमें पता होना चाहिए क्या चीज गुड है और क्या इविल है, यानी क्या हमारे लिए ठीक है और क्या गलत है। डॉक्टर फोस्टर्स के पास नॉलेज थी, वो हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट था, बट स्टिल वो इस चीज में फर्क कर ही नहीं सका कि उसके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। उसको बार बार रिपेंट करने का मौका दिया गया, उसको बार बार अपोलोजाइज करने का मौका दिया गया, उसको बार बार अपॉर्चुनिटी दी गई है वो खुद को गॉड के आगे सरेंडर कर दे, बट वो फर्क नहीं कर पाया क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। देन सेकंड थीम हमारे पास है नॉलेज एंड इग्नोरेंस का, कि अगर हम कहें तो डॉक्टर फोस्टर्स जो है वो लॉ में, मेडिकल में, थियोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट था। उसके पास बहुत नॉलेज था, लेकिन फिर भी वो इग्नोरेंट था। उसको ये ही नहीं पता था कि वो जो कर रहा है वो ठीक है या गलत। तो ये जो नॉलेज और इग्नोरेंस के दरमियान का डिफरेंस है ना, ये भी सब नहीं कर पाते। ठीक है। देन जो थर्ड थीम हमारे पास है वो है चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेज। चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेज में हम यहाँ ये बात करेंगे कि डॉक्टर फोस्टर्स जो है वो बाय चॉइस ब्लैक मैजिशियन बना था, यानी कि उसने अपनी मर्जी से वो एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई ठीक है, मैं नेक्रोमेंसी सीखूंगा, मैं एक एग्रीमेंट साइन करूंगा, 24 ईयर्स के बाद मैं अपनी सोल को हवाले कर दूंगा सेटन के। और कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि अपनी उस चॉइस को अडॉप्ट करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज उसने फेस किए वो भी बाय चॉइस उसके ऊपर इम्पोज किए गए थे। यानी कि वो जानता था कि उसका एंड क्या होने वाला है, उसको पता था कि उसको हेल में डिटेन कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसने ब्लैक मैजिक को खुद चूज किया था। देन हमारे पास अपेरेंस वर्सेस रियलिटी का थीम है। अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर फोस्टर्स बहुत खुश है, वो मल्टीपल किंग्स के दरबारों में जाता था, वो ड्यूक को अटेंड करता था, वो डचेस की विशेस को पूरा करता था, वो हेलेन के साथ टाइम स्पेंड करता था, वो मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा था, बट स्टिल रियलिटी ये थी वो खुश नहीं था, वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो 7 डेडली सिंस को कमिट कर चुका था, वो एक नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो चुका था, वो रियलिटी में वो खुश नहीं था। देन हमारे पास सक्सेस एंड फेलियर का थीम आता है कि अपेरेंटली वो बहुत सक्सेसफुल था। क्यों? ऑब्वियसली ही इज कॉल्ड एज डॉक्टर फोस्टर्स। वो एक्सपर्ट था हर सब्जेक्ट में, एक नोबली प्रोफेशनली टर्म उसके लिए यूज की गई है डॉक्टर की, लेकिन वो यहाँ पर द मोस्ट फेल्ड पर्सन कंसिडर किया जाता था। क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ के एंड में वो फेल हो चुका था। देन हमारे पास मैजिक एंड सुपरनेचुरल का एलिमेंट है। ऑब्वियसली यहाँ पर लूसीफर, मेफिस्टोफेलिस, बेल्जेबब और ऐसे मल्टीपल सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन्वॉल्व किए गए हैं। देन बॉडी एंड सोल का कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारी बॉडी वही करती है जो हमारी सोल उससे करवाती है। अगर हमारी सोल प्योर है तो हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं, और हमारी सोल करप्टेड है तो हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। हमारी बॉडी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जैसे जैसे हमारी सोल चाहेगी वैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, होप सो यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ द डॉक्टर फोस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।